ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, या फिर आप देखिए इंटरव्यू की बात कर लीजिए, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। जीएसटी के दायरे में आए पेट्रोलियम उत्पाद, तो इस तरह के एडिटोरियल को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, आर्टिकल्स को। और देखिए जीएसटी की अगर हम लोग बात करें तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था ना, तो उसी की बात हो रही है। और इसके अगर मुख्य उद्देश्य की हम लोग बात करें तो देश में एक समान कर व्यवस्था लागू करना था। और यह एक जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बारे में कुछ और जानकारी बता देता हूं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। और भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है आपका। और जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटी काउंसिलिंग का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया था। और इस समय जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उस समय, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया है। और जीएसटी 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए सप्ताह भर बाद पूरे साल हो जाएंगे, पूरे 7 साल हो जाएंगे। एक लंबी कसमकस के बाद ही इस कर व्यवस्था ने आकार लिया था। और जीएसटी व्यवस्था का सुझाव पहली बार सन 2000 में विजय केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद सामने आया था। लेकिन चूंकि यह एक अत्यंत जटिल मुद्दा था, तो इस पर व्यापक सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हुई। इसी कारण आप देखिए जीएसटी को साकार रूप लेने में लगभग 17 वर्ष लग गए। और अपने पहले कार्यकाल में इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है। और इसने कई प्रकार के केंद्रीय एवं राज्यों के करों को एकीकृत करके टैक्स व्यवस्था को सुगम एवं सहज बनाने का काम किया है। अभी जीएसटी की 5, 12, 18, 28% दरों की 4 श्रेणियां हैं। और आप देखते हैं कि कुछ आवश्यक वस्तुएं इसके दायरे से मुक्त है, यानी कि बाहर है। जैसे पेट्रोलियम आप देख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसमें एक एकीकृत कर व्यवस्था ने कई पड़ाव पर लगने वाले विभिन्न करों की जगह एक वार्षिक कर भुगतान को सुनिश्चित किया है। और इससे समग्र कर बोझ घटने के साथ ही आर्थिक सक्षमता बढ़ी है। और इसके माध्यम से ही कर संग्रह भी निरंतर बढ़ रहा है। और इस साल मई में आप देखिए 1.73 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए इकट्ठे हुए हैं एक तरह से। और यह राशि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10% अधिक रही है। चूंकि जीएसटी के मूल स्वरूप में कई प्रावधान को इसके आरंभ में शामिल नहीं किया गया था, तो इस कर व्यवस्था में सुधारों भी रह रहकर चर्चा की ओर जोर पकड़ती रहती है। और इसी सिलसिले में जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर चर्चा की है। और जिस समय जीएसटी लागू हुआ था तब वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी ऐसे प्रस्ताव की वकालत की थी। अब इस मुद्दे ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। जीएसटी के व्यापक स्वरूप को देखा जाए तो ऐसी कोई भी पहल बहुत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी। और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने के मुद्दे पर राज्यों ने आरंभ से ही हिचक दिखाई है। और इसकी वजह भी है बहुत सीधी, कि उन्हें इन उत्पादों से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है, कर की प्राप्ति होती है। किन्हें? राज्यों को। अलग अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगाया है। वहीं केंद्र सरकार प्रति लीटर के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाती है, और जिसकी दरें पूरे देश के लिए एक समान होती हैं। केंद्र और राज्यों के सम्मिलित करों ड्यूटी से उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आए तो आवश्यक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के चलते देश भर में एक समान कीमतें संभव हो सकती हैं। और इससे जिन राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हैं, वहां उनमें बढ़ोतरी की आशंका होती है, और जिसके अपने राजनीतिक जोखिम होंगे। साथ ही साथ जिन राज्यों में कीमत अत्यधिक ऊंची है, वहां दाम गिर जाएंगे। यदि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए तो इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे। और इससे जहां आर्थिक सक्षमता बढ़ेगी, वहीं उपभोक्ताओं का भी भला होगा।
वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्यों के बीच स्तर पर बहुस्तरीय कर व्यवस्था लागू है और इससे कीमतों का एक जटिल एवं मनमाना ढांचा बन गया है। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में मानक दरें लागू होंगी और कीमतों के स्तर पर आप देखिए विसंगतियां समाप्त होंगी और जीएसटी में आने से करों का स्तर घटने से कीमतें नरम होने की संभावना है और इससे आम लोगों से लेकर व्यापारिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। एक समान जीएसटी की दर से कीमतों के मोर्चे पर पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जब सभी राज्यों में एक समान कर व्यवस्था लागू होगी तो एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार का विकास होगा, जो कि जीएसटी के मूलभूत उद्देश्यों में से एक रहा है और इससे राज्यों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी, ढुलाई की लागत घटेगी और आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार होगा। तो राज्यों की सीमा पर टैक्स वेरियस हटने से ढुलाई की गति और उसमें तेल की खपत भी कम होगी और इससे समग्र अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और जीएसटी से राज्यों को राजस्व के तत्काल नुकसान की आशंका सता सकती है, लेकिन व्यापक कर दायरे और उससे बढ़ने वाली सक्षमता से लाभान्वित होकर उसकी क्षतिपूर्ति संभव है और जीएसटी परिषद राज्यों के बीच कर राजस्व का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित कर सकती है और ऐसे भी किसी संभावित क्षति की पूर्ति की जा सकती है। समय के साथ इसके माध्यम से बढ़ने वाली सक्षमता एवं अनुपालन सुधार से भी समग्र कर संग्रह में बढ़ोतरी के आसार बनेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटाने से उपभोक्ताओं को सस्ते ईंधन का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और इससे आप देखिए महंगाई पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि देश भर में तमाम वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत का पेट्रोलियम उत्पादों की दरों से बड़ा सरोकार होता है। सस्ते परिवहन और उत्पादन लागत से तमाम वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा, जिससे जनता को व्यापक रूप से लाभ भी मिलेगा और इसलिए यह समय की मांग है कि राज्यों को एकीकृत टैक्स सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और देश भर में करों के ढांचों को सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए और इससे जहां आप देखते हैं कि जीएसटी के व्यापक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ेंगे, वहीं एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार के लिए आधार बनने की साथ ही आर्थिक सक्षमता की तस्वीर भी बेहतर होगी और इस परिवर्तन की राह में कुछ तत्कालिक चुनौतियां जरूर दस्तक देंगी, लेकिन इसके बड़े दूरगामी लाभ भी मिलेंगे और इससे जनता को सस्ते पेट्रोलियम उत्पादों का लाभ मिलेगा। वहीं राजस्व व्यवस्था सुसंगत बनेगी और इसलिए आप देखिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी ढांचे का हिस्सा बनाने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है, इनके द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल। और देखिए एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये याद रखना है कि जीएसटी में शामिल होने से पेट्रोलियम के क्या फर्क पड़ेंगे, एक तरह से इसके ऊपर जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेंगे, राज्य सरकारों के ऊपर क्या फर्क पड़ेंगे, तो ये सब जानकारी जरूर रखा करिएगा। देश हित में एक राष्ट्र एक चुनाव। अब आप देखते हैं कि केसी त्यागी साहब ये लिख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक बात, जब ये महागठबंधन के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तो उन्होंने शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा था विरोध करने के मूड में है। अब बीजेपी के साथ हो गए तो आप देखते हैं कि उसके क्या बताने लगे, फायदे बताने लगे। तो मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि आजकल नेता दूसरी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो उनका विचार बदल जाता है। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक ने इस बहस को नए सिरे से छेड़ दिया है। बैठक में इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा जरूर हुई, लेकिन विमर्श और आम सहमति की राह बनती नहीं दिखी और इसे लेकर विपक्ष भी दो फाड़ दिखा। कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके समेत 16 दलों की बैठक से दूर रहना इस मुद्दे को पूर्णतः खारिज करने जैसा है, जबकि बैठक में शामिल एनडीए के घटक दलों समेत 21 दलों का समर्थन भी इस विचार को तेज गति प्रदान करने की पहली सफल कोशिश है। सीपीआई और सीपीआईएम ने इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन वैचारिक रूप से एक साथ चुनाव के समर्थन में देश के किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतने महत्वपूर्ण विषय पर आहूत किसी बैठक से कुछ दलों का दूरी बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। पंचायत से पार्लियामेंट तक के चुनाव को एक साथ कराए जाने के विचार को किसी पार्टी की पहल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और देश में आप देखिए लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने आप देखिए
26 पृष्ठों की रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया है। यह रिपोर्ट इसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव को भी एक साथ कराने की वकालत करती है। जदयू के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय विधि आयोग के समक्ष सरकार के इन विधायी प्रयासों का समर्थन किया था। और एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा भारत में संसदीय, राज्य और स्थानीय सहित सभी चुनाव को एक निश्चित अंतराल, आमतौर पर हर 5 साल में आयोजित करने की वकालत करती है। भारतीय राजनीति में एक साथ चुनाव कराने का यह विचार नया नहीं है। इससे पहले 1951, 52, 57, 62 और 67 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1968, 1969 में आप देखिए कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई और जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। एक साथ चुनाव का विचार पहली बार औपचारिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। बाद में भारत के विधि आयोग ने भी इसका समर्थन किया था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधि आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1834 में हुई थी पहली बार। लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को अमल में लाना देश हित में है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की चिंता है कि मौजूदा सरकार अपने प्रभाव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। 2014 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन उसके तुरंत बाद कई विधानसभा चुनाव में उसे पराजय मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में भाजपा को 7 सीटों पर मिली बढ़त और विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिलना भी यही जाहिर करता है कि दरअसल देश और प्रदेश के अपने अपने मुद्दे संबंधित चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग आप देखिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह राशि किसी दल की नहीं बल्कि भारत सरकार के कोष में संचित देश के करदाताओं की है। एक साथ चुनाव से रैलियां, रोड शो, लोक लुभावन व्यय समेत बूथ और अन्य प्रबंधीय खर्चों में कई गुना कमी आएगी और इससे करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों में हो पाएगा। बार बार चुनाव होने से उम्मीदवारों द्वारा वहन किया गया अतिरिक्त खर्च भी देश में काले धन के प्रवाह को गति देता है। एडीआर के अनुसार राजनीतिक दलों के कुल चंदे का लगभग आप देखिए 70 से 80% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है और मौजूदा चुनावी संरचना में हर साल देश का कोई ना कोई राज्य चुनाव में व्यस्त रहता है। इसके चलते चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने से सरकार और मतदाता दोनों की रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं। इस दौरान ना तो कोई नई नीतिगत घोषणा की हो पाती है, ना ही उसका क्रियान्वयन। मंत्रियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों की चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता की वजह से विकास और जन कल्याण के कार्य ठप रहते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि तमाम अनुशंसाओं के बावजूद एक साथ चुनाव की व्यवस्था करना आसान नहीं है। इस दिशा में एक सवाल यह भी है कि बहुमत की सरकार यदि अल्पमत में आ जाए तो उस स्थिति में विकल्प क्या होगा। और इस स्थिति में निसंदेह पुनः चुनाव की कवायद प्रचलन में है। एक साथ चुनाव कराने के लिए भंग लोकसभा या फिर विधानसभा को शेष अवधि के लिए स्थगित रखना या फिर बहुमत खो चुकी सरकार का सत्ता में बने रहना भी लोकतांत्रिक जनादेश के लिए अपमानजनक होगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंध और उसके बाद की दिशा भी चिंता का विषय होगी। जहां तक संविधान में बदलाव कर इस नई व्यवस्था को गति देने का विषय है तो इससे संशोधन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिदृश्य में चुनौतीपूर्ण है। इस क्रम में कई राज्य सरकारों की कुर्बानी 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले तो देनी पड़ सकती है। इसलिए प्रस्तावित सिफारिशों के लिए आम सहमति अनिवार्य है। यह पहली ऐतिहासिक है और यह पहल और इसलिए इसकी दूरगामी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेखक वरिष्ठ जदयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हैं केसी त्यागी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए जो क्षेत्रीय दल है ना, उनकी अपनी चिंता है। वो कहते हैं कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो जो राष्ट्रीय पार्टी होगी और जो आप देखिए एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे होंगे वो हावी रहेंगे और उन्हें फायदा मिलेगा, हमें नुकसान होगा। जैसे आप देखिए अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। तो विधानसभा में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक तरफा बहुमत मिलता है और बीजेपी को आप देखिए लोकसभा में एक तरफा बहुमत मिलता है, यानी कि 7 सीटें मिलती हैं दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी की चिंता है कि अगर आप देखिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हुए तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। अभी की बात कर रहा हूं, आगे इस तरह की जो भी पार्टियां आएंगी केंद्र में रहेंगी और देश भर में उसका वर्चस्व होगा, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ती होगी तो उसे फायदा मिल जाएगा।
और बहुत सारा आप देखते हैं कि इस पर बहस की जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, और ये कोई नई पहल नहीं है, पहले भी होते रहे, हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस सही सहमति बना ली जाए तब। कर्म का महत्व। संसार में 84 लाख योनियां हैं, और जिनमें ईश्वर जीव को मनुष्य योनि इस अभिप्राय से देता है कि वह विवेक द्वारा संसार के जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। संसार के सभी जीवों में विवेक केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, और जिसके द्वारा वह अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकता है। जीव की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य संसार को अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है। इंद्रियां अनुभव की हुई चेतना को व्यक्ति के मन तक पहुंचाती है। इसके बाद मन इंद्रिय तृप्ति के लिए उस वस्तु को कर्म द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह संबंधित वस्तु को प्राप्त करने में असफल होता है, तब उसके अंदर क्रोध जागृत होता है, और जिसके बाद उसका विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक समाप्त होने पर उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। और इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि शरीर त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों के वेग को सहन करने, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वह संसार में सुखी रहकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों के वेग को रोकने के लिए योग के जरिए मन तथा कर्म पर निरंतर संयम का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार नियमित मन शुभ और निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित होता है। इसके बाद ही आप देखिए मनुष्य समाधि द्वारा अपनी चेतना को परम चेतना में विलीन कर सकता है, और जिसे मोक्ष कहा जाता है। जो लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर शुभ कर्म करते हैं, वे मानव जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, और जो बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं वे 84 लाख योनियों के फेर में फंसे रहते हैं। और इसको देखते हुए मानस में कहा गया कि शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देही फलु हृदय विचारी, यानी शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। यही वह मंत्र है जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन को सुगम एवं सार्थक बना सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा जाता है, देखा करिएगा। नई उम्मीदों का सत्र। अब नई लोकसभा है, नए सत्र चलेंगे। तो नई लोकसभा के पहले सत्र को लेकर उत्सुकता पक्ष विपक्ष के नवनिर्वाचित सांसदों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी है। इस बार आप देखते हैं कि विपक्ष भी मजबूत है, और तो आप देखेंगे इसमें इसलिए होगी क्योंकि आप देखिए यह लोकसभा पिछली लोकसभा से भिन्न है। इस बार विपक्ष का संख्या बल कहीं अधिक है, और सत्ता गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। इस बार आप देखिए किसी भी पार्टी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला है, और यह गठबंधन सरकार अतीत की गठबंधन सरकार से भिन्न है, क्योंकि उसका नेतृत्व करने वाला दल यानी भाजपा बहुमत से कुछ ही पीछे है। इसके बावजूद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है, और इस टकराव के आसार भी उभर आए हैं, क्योंकि विपक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम पर आपत्ति है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के सहयोगियों के रूप में विपक्ष के वरिष्ठ सांसदों के नाम तय किए गए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वे इस आधार पर प्रोटेम स्पीकर का सहयोग कर सकते हैं कि इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्यों का चयन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदस्यों का चयन की एक तरह से परंपरा थी। और वैसे तो आप देखते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त किया जाए, लेकिन परंपरा यही रही है। नियम तो नहीं, लेकिन परंपरा थी। अच्छा होता कि इसी परंपरा का पालन किया जाता। जो भी हो, यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर पक्ष और विपक्ष में तकरार हो। प्रोटेम स्पीकर चंद दिनों के लिए बनाई गई अस्थायी व्यवस्था ही है, और बेहतर संख्या बल के चलते विपक्ष का उत्साहित होना स्वाभाविक है, और उसके नेताओं की ओर से विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में भी कुछ अनुचित नहीं है। लेकिन इस तैयारी के नाम पर संसद में हंगामा और शोर शराबा करके ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा की जानी चाहिए जिससे संसद चलने ही ना पाए। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही के नाम पर विपक्ष संसद में हंगामा और अव्यवस्था पैदा करना उचित समझता है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कुल मिलाकर संसद की गरिमा ही गिरती है। जब विपक्ष का यह दायित्व है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करे, वही सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह निराशाजनक ही होगा। संसद की सार्थकता केवल इस में नहीं है कि वहां विभिन्न मुद्दे उठाए जाएं, बल्कि इसमें है कि वह उन पर धीरे धीरे गंभीर तरीके से चर्चा हो। दुर्भाग्य से संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ऐसी कोई चर्चा कठिनाई से होती है,
और जिससे देश को कोई दिशा मिल सके और समस्याओं के समाधान की राय खोजी जा सके। उचित यह होगा कि दोनों ही पक्ष संसदीय कार्रवाई के जरिए एक उदाहरण पेश करें और बहस हो। देखिए, कोई भी कानून आ रहा है, कोई भी कानून बनाना है तो उस पर हर 360 डिग्री से, मैं तो कहता हूं कि हर पक्ष को देखा जाए और बड़ी अच्छी बहस होना चाहिए। सरल हो प्रक्रिया। तो झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण का लाभ देने को लेकर पोर्टल का विमोचन किया जाना अच्छी पहल है। निश्चित रूप से इससे विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मैनुअल आवेदन की जटिल प्रक्रियाओं से उन्हें मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ विद्यार्थियों को तभी मिल पाएगा जब इसके लिए आवेदन देने से लेकर बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देना तथा उसके भुगतान की प्रक्रिया सरल हो। अच्छी बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस आवश्यकता को समझते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और संबंधित बैंकों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा भी है कि गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ पूरी सुलभता के साथ मिले। और आप देखेंगे कि इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक की शिक्षा ऋण महज 4% ब्याज की दर पर चयनित बैंकों से मिलेगा। इस योजना का लाभ लेकर वैसे मेधावी विद्यार्थी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन व अन्य डिग्रियां प्राप्त कर सकेंगे जो पैसे के अभाव में इससे वंचित रह सकते हैं। अब आवश्यकता है कि इस योजना को मूर्त रूप देने की। निश्चित रूप से इसमें न केवल राज्य सरकार बल्कि संबंधित बैंकों और शिक्षण संस्थानों को भी अपनी भूमिका सही ढंग से निभानी होगी। कागजी प्रक्रियाओं में आप देखिए, शिक्षा ऋण प्राप्त करने में देरी ना हो तथा इसमें किसी तरह बिचौलिए न पनपे, इस पर भी ध्यान देना होगा। विद्यार्थी राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस पर भी राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। जहरीली शराब से मौत का सिलसिला तमिलनाडु में देखा है तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आप देखिए 100 से भी ज्यादा अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। यह बेहद चिंताजनक बात है और देश भर में आप देखिए जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बावजूद आप देखते हैं कि देश में जहरीली शराब पूरी तरह से शिकंजा कसा नहीं जा सका। देश के कई राज्यों की सरकारों ने शराबबंदी की है, फिर भी अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों की बात माने तो देश में नकली शराब के सेवन से वर्ष 2016 में मौत के 1054 मामले सामने आए थे और जबकि 2017 में इससे 1510 मामले थे। 2018 में 1365 और 2019 में 1296 और 2020 में 947 और 2021 में 782 लोगों की जान गई थी। 2016 में आप देखते हैं कि 2016 से 2021 तक 6 साल की अवधि में नकली शराब से भारत में कुल 6954 लोगों की जान गई है। इस लिहाज से नकली शराब के सेवन से देश में प्रतिदिन औसत 3 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। आखिर जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में सरकारें नाकाम क्यों साबित हो रही हैं? जहरीली शराब लोगों की सेहत के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? शराब के नशे ने न केवल लोगों की सेहत पर कुठाराघात किया है बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम किया है। देश में अवैध और जहरीली शराब से होने वाली मौतों के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं के सुहाग उजड़ रहे हैं, साथ ही बच्चे अनाथ भी हो रहे हैं। लिहाजा सरकारों को जहरीली शराब पर शिकंजा कसने के लिए आगे आना चाहिए। और जबकि अच्छी शराब को अधिक नशीली बनाने के उद्देश्य से इसमें यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल मिला दिए जाते हैं, तब मेथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और मेथाइल अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है और इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लिहाजा व्यक्ति की मौत हो जाती है। शराब का जहरीला होना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट भी है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज समाज माफिया पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रशासन सख्ती बरते, संवेदनशीलता अपनाए तो अवैध रूप से शराब बनना बंद हो सकती है। मौतों का सिलसिला भी थम सकता है। शराब पीना एक व्यसन है। व्यसन को महज कानून बनाकर रोका नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार स्तर पर जागरूकता पैदा करके साथ साथ समाज तथा परिवार को भी अपनी भूमिका की निर्वाह करना होगा। शराबबंदी जन भागीदारी के साथ ही सफल हो सकती है। देखिए, जबरदस्ती थोप कर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात समझिए। जागरूक करके ही लोगों को समझाया जा सकता है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ झारखंड आपको देखने को मिलेगा, ये बिहार है, ये नीचे आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी है। ये श्रीलंका देखने को मिलेगा। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिए। इसी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली में जल की संकट की गंभीरता, और देखिए जिस तरह से दिल्ली पानी के लिए जूझ रहा है, ये मुझे लगता है देश भर के लिए सबक है।
हमारे पॉलिटिशियन, हमारी जनता, हमारे लोगों के लिए सबक है, सरकार के लिए सबक है कि अब तो इस तरफ ध्यान दे लीजिए, वरना आप देखें कि बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। आपके तो दादी, नाना नानी सभी के आपके लिए जोहर, तालाब, कुएं, बावली बावली आदि पीढ़ियों के लिए संरक्षित की है। अब आप सोचिए, हमारे दादा परदाताओं ने अगर ये ना छोड़ा होता तो आज हम भी तरस रहे होते। तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सहेज के रखें हर संसाधन। मुझे लगता है यहां तक कि आपके माता पिता ने भी आपके भविष्य की चिंता करते हुए कुएं, तालाब, सूखी बावड़ी सब सजोकर रखे। लेकिन जैसे ही ये सवाल आप स्वयं से करेंगे कि अगली पीढ़ी के लिए क्या सजो रहे हो, क्या छोड़कर जाओगे आप, तो क्या कहोगे आप बताइए। और तो सिवा हलक सूखने के आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इस निरुत्तरता के बीच बढ़ती बेचैनी में ये भी महसूस करेंगे कि आप असहाय हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल भूमि का गर्भ चीरकर इतना पानी उलीचा गया कि अब टैंकरों के आने की उम्मीदों में रात पहरा देती है, और या घर में लगे आरओ के सुकून से उपयोग से कई गुना पानी बहा रहे होते हैं। और दिल्ली के जल संकट की नब्ज को और सुप्रीम कोर्ट की इस पर तकलीफ को इस तरह समझ सकते हैं कि उसे भी यह कहना पड़ा कि राज्यों के बीच में यमुना जल का बंटवारा बहुत ही जटिल मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे पास कोई फार्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सभी पक्ष यानी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश गहनता से बातचीत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे और एक बार फिर यमुना रिवर फ्रंट के सामने प्यासी दिल्ली उम्मीद लिए खड़ी है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि राजनीति के जुमलों से पानी तो नहीं आएगा, ना ही मटका फोड़ने से और ना दफ्तरों के शीशे तोड़ने से लोगों के घर तक पानी जाएगा। हाँ, जनता को वहला कर लू के थपेड़े झेल रही दिल्ली को उनके हाल पर जून के आखिर में मानसून आने तक जरूर ऐसे ही हालात पर छोड़ा जा सकता है। इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि दिल्ली का जल संकट राजनीतिक दलों के लिए आपदा में अवसर की भांति बन गया, क्योंकि हर मुद्दे पर हमारे देश में राजनीति होती है, आप देखते ही हैं। और लोकसभा चुनाव में तो इसे भुना नहीं पाए। अब अगले वर्ष शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जरूर इस जल संकट की परत बिछाई जा रही है। अवसर तलाशने वाले इन राजनीतिक दलों से निष्ठापूर्वक निष्कर्ष की अपेक्षा मुफ्त पानी बांटकर या फिर हर घर जल नल से नहीं की जा सकती है। चिंतन अवस्था में जल संपन्न दिल्ली, यहां हम देश की राजधानी दिल्ली के पानी का इतिहास पलटेंगे तो आप देखते हैं कि इसकी जल संपन्नता के बाखूबी निशान मिलते हैं। दिल्ली के गजेटियर 1883-84 में उल्लेख मिलता है कि पंजाब सूबे के सभी जिलों में दिल्ली खेती के लिए सिंचाई योग्य क्षेत्र के मामले में सबसे अव्वल थी। यहाँ 37 सिंचाई योग्य क्षेत्रों में से 15 क्षेत्र कुओं से ही सिंचित होते थे, जबकि 4 सिंचाई योग्य क्षेत्रों में झीलों के माध्यम से, 18 क्षेत्रों में आप देखिए नहरों के पानी से सिंचाई की जाती थी। उसके बाद कुछ और समय बाद का गजेटियर 1912 देखें तो दिल्ली में होने वाली कुल सिंचित क्षेत्र में 57% सिंचाई कृत्रिम साधनों से ही होती थी, 19% कुओं से और 18% नहरों से और 20% बांध से होती थी। दिल्ली की नई पीढ़ी इस बात से अनजान ही है कि राजधानी में यमुना नदी के बाद पानी का सबसे बड़ा जल स्रोत नजफगढ़ झील होती थी। और यहां से आप देखते हैं कि यह तथ्य आज की पीढ़ी के लिए इसलिए जरूरी है ताकि अपने शहर की जल संपन्नता के प्रति सचेत होकर आज और भविष्य पर चिंतन मनन कर सकें। और आप देखते हैं अब तो दिल्ली का जल संकट भी ठीक उसी तरह हो गया है जिस तरह से यहाँ सर्दी आने पर वायु प्रदूषण और वर्षा के दिनों में जल भराव और गर्मी के दिनों में पानी का हाहाकार है। कुप्रबंधन है एक बड़ा कारण। अब दिल्ली के पानी के हक की तो बात हो गई, लेकिन हक के लिए हल नहीं निकला और बीते 1.25 माह में से जल संकट की पिच पर दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच एक दूसरे के पाले में पानी की गेंद फेंकने का खेल सब देख रहे हैं। वो ये उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। हरियाणा का दावा है कि दिल्ली को पूरा पानी दे रहे हैं, दिल्ली का दावा है कि पानी कम मिल रहा है। जांच पड़ताल में हरियाणा ने मुनक नहर में 2289 क्यूसेक पानी छोड़ा था। काकोरी के पास से मुनक नहर में दिल्ली के लिए आप देखिए 1161 क्यूसेक डायवर्ट किया जाता है। तो दिल्ली के कोटे की तुलना में 111 क्यूसेक अधिक पानी था। यही हरियाणा का दावा भी रहा, लेकिन जब दिल्ली के एंटी वाइंट बवाना के पास नहर में पानी मापा गया तो वहां आप देखते हैं 960 क्यूसेक रहता है। यानी हरियाणा से मुनक नहर में जितना पानी दिल्ली के लिए दिया गया
उसमें से करीब 201 क्यूसेक पानी कम है। लगभग 25% पानी कहाँ जा रहा है, इसका पता दोनों राज्य नहीं लगा पाए हैं। हालांकि दिल्ली के लिए अधिक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में दो बातें निकलकर सामने आई कि मुनक नहर का रखरखाव ठीक नहीं है और जिससे नहर का पानी बर्बाद होता है। दूसरा, टैंकर माफिया पानी चोरी करते हैं। जल शोधन संयंत्रों का रखरखाव। दिल्ली सरकार की जल मंत्री पिछले कई दिनों से जल के लिए अनशन पर बैठी है। हरियाणा से जल देने के लिए वह हठयोग कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने उपचार संयंत्रों तक का उपचार करने में पूरी तरह विफल है, जिस कारण से संयंत्रों से उपलब्ध पेयजल का 42% ही लोगों तक पहुंच पाता है। शेष 58% पानी रिसाव और चोरी में बर्बाद हो रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि जब से रेवड़ी सैंडी में पानी भी आया है, तब से यह और बढ़ा है। टैंकर माफियाओं के गठजोड़ में सभी राजनीतिक दल सम्मिलित हैं और यही आप देखिए कारण है कि जल संकट, चूंकि गर्मी में जरूरत खपत बढ़ जाती है, लेकिन देश की राजधानी के बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां टैंकर माफिया निरंतर सक्रिय रहते हैं। और आप देखते हैं यह कोई नई बात नहीं है, यह उपक्रम शीला दीक्षित सरकार के समय से है। दिल्ली में 3 राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, पानी से मथने पर तो जमा गुड़ा लगाते रहे हैं, लेकिन जनता के हित में इस समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में वास्तविक रूप से किसी ने नहीं सोचा है। और अभी तो देश भर में हर घर जल के माध्यम से घर नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, और जिनमें से आप देखिए अधिकांश भूजल के रूप में ही है। ऐसे में चिंतन का विषय यह होना चाहिए कि देश भूगर्भ जल स्तर निरंतर नीचे की ओर जा रहा है। हर साल जल विभाग के आंकड़े हैं ही हमारे समक्ष इस रिपोर्ट को रखते हैं। बेहतर प्रबंधन कर सकती है नारी शक्ति। अब बात आती है निदान की, तो पिछले वर्ष ही यूनेस्को द्वारा यूएन वाटर की ओर से प्रकाशित तथा न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें वैश्विक स्तर पर 2 अरब लोगों यानी करीब 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यानी हमारे लिए चारों तरफ से ऐसी चेतावनियां आ रही हैं। ये आंकड़े जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, और संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं उस संस्था को याद रखा करिएगा, और इन्हें आप आंसर राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं, निबंध में भी उपयोग कर सकते हैं, तो आपका निबंध और आंसर मजबूत स्थिति में रहेगा। अब राजनीति से ऊपर उठकर इस बड़े संकट की ओर बढ़ती देश की राजधानी दिल्ली के लिए अधुनातन अवस्था में चिंतन का विषय इसका निराकरण होना चाहिए। विश्व में कहीं जल संकट होता है तो खासतौर पर विकासशील देशों में जिस पद पर भारत भी आया है, तो पानी के इस्तेमाल के लिए पुरुषों और महिलाओं की प्राथमिकताओं और आप देखिए जिम्मेदारियां भी अलग अलग देखी जा सकती हैं, क्योंकि दोनों के जल उपयोग अलग हैं। पुरुष के साथ खेतों के अलावा महिलाएं अक्सर पानी लाने, सफाई, खाना तैयार करने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये भी सच है कि टैंकरों से दिन भर की जहोजत से लाया गया 1 बाल्टी पानी का प्रबंधन भी महिलाएं ही करती हैं। और जब आप देखते हैं कि महिलाएं जल प्रबंधन को प्रभावित करती हैं, तो बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। 1 बाल्टी पानी के माध्यम से तो महज उदाहरण है, लेकिन महिलाओं के माध्यम से जल प्रबंधन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का बेहतर प्रबंधन कराया जा सकता है। विश्व में एशिया और अफ्रीका के देशों में ऐसे सफल प्रयोग हुए भी हैं। देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समान रूप से पानी साझा करती हैं, खासकर कमी के समय में। पानी की कमी देश दुनिया सभी के लिए सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। देश की राजधानी में भी पानी के लिए कई अपराध घटित हो चुके हैं, इसलिए अब इस बारे में भी चेत जाने का समय है। वो कहते हैं ना कि अब तृतीय विश्व युद्ध होगा पानी के लिए, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। यूएन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। या आप देखिए आईना देखें जनप्रतिनिधि, तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन सरकार के बड़े बड़े काम और कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक असर दिखाया जा रहा था। एक तरह से आप देखिए जो बीजेपी की हार हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी आप देख लीजिए, ये आप देखिए शराब खरीदने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, बिचौलिया मुक्त आबकारी के लिए प्रयास की बातें हो रही हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। देखना हो तो देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण लगते हैं आर्टिकल, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको राजनीति से प्रेरित जो आर्टिकल्स रहते हैं उन्हें पढ़ना है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा। तो ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ हो गया आपका। एक जनसत्ता का आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लिखा भी जाता है।
तालिबान के प्रति बदलता रुख, ये आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, अफगानिस्तान पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया था ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ये तालिबान देखने को, अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। और जो पाकिस्तान हमारा कब्जा किए हुए ना पीओके वाला क्षेत्र, उसकी सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से, छोटी सी सीमा लगती है हमारी। सबसे ज्यादा हमारी किस देश के साथ सीमा लगती है, चलिए आप लोग बताइए नीचे। हाल ही में तालिबान के महत्वपूर्ण नेता सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने शिष्टमंडल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का भरोसा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को अमेरिका आतंकी मानता है और उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने पर उसने $1 करोड़ तक का इनाम घोषित कर रखा है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका का अरब दुनिया में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार है। हक्कानी की यात्रा गुपचुप भी नहीं हुई है, इसके लिए इसका संदेश साफ है कि अब अमेरिका भी तालिबान के साथ सहयोग बढ़ाने का विचार कर रहा है। और एक तरह से आप देखिए, उनका शासन हो चुका है वहां, उनकी सरकार बन चुकी है, तो अब उससे हमें भी अब देखते हैं कि समझौता करना होगा, वरना हम अलग थलग पड़े रहेंगे अफगानिस्तान के मामले में। तो कहते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय जानकार वो कहते हैं कि भारत को भी अब कोशिश करना चाहिए कि हमें इन्हीं से संबंध रखने चाहिए, क्योंकि उनका शासन वहीं हो चुका है, उन्हीं का शासन है। अमेरिका के तालिबान के प्रति बदलते रुख में भारत की भूमिका भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अफगानिस्तान के साथ चीन के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका का तालिबान सरकार के प्रति कठोर रवैया चीन को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, यूरोप, यूएई और भारत अब तालिबान के साथ सहयोग करने को मजबूर हो गए हैं। अमेरिका, यूरोप लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, मानवाधिकार के प्रति सजग है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस पैमाने पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती है और इसकी राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की उम्मीदें भी दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद से यह देश तालिबान की गिरफ्त में है। चीन इसका भरपूर फायदा भी उठा रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना में अफगानिस्तान की अहम भूमिका है। इसी के मद्देनजर दोनों देशों के बीच 2016 में एक अहम समझौता हुआ। यहाँ के खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए चीनी कंपनियां पूरी तरह तैयारी कर रही हैं। इन खनिजों में अत्यधिक तकनीक के लिए जरूरी माइक्रोचिप में लगने वाले महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। अफगानिस्तान में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए संकट भी बढ़ा रहा है। यह भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ भी है। इसका असर कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशिया विकास बैंक की आर्थिक सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है और इसे इस प्रकार तैयार किया गया कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन फुट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। चीन इस परियोजना को बाधित कर रूस और ईरान के सहयोग से प्राकृतिक गैस को दक्षिण एशिया तक पहुंचाना चाहता है। चीन, ईरान और रूस की यह साझेदारी इस समुचित क्षेत्र में अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका मध्य एशिया में एक सैन्य उपस्थिति भी स्थापित करना चाहता है। यह उसे रूस, चीन और ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक सैन्य बढ़त दे सकती है। चीन का सबसे बड़ा संकट सिंजियांग पश्चिम का वह सीमा है जो मुस्लिम देशों से मिलती है। यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य छावनी भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। चीन यह छावनी दूर दराज के पहाड़ी इलाकों वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहाँ चीन की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर पूर्वी तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है और चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी इसी कॉरिडोर से उसके सिंजियांग प्रांत में घुसते हैं और इन सब से निपटने के लिए चीन तालिबान से मजबूत रिश्ते बना रहा है। पिछले वर्ष कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ लाखों डॉलर के व्यापार सौदे किए और इस सब के साथ बीजिंग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान को आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान के दूत के रूप में भी मान्यता दी है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के वास्ते तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों पर लगातार और व्यापक हमले किए हैं। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान की महिलाओं को अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में शामिल होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है और इसके चलते वहां गरीबी, बदहाली से आम जनता फंसत है और अफगानिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि अगर आधी आबादी को भागीदारी से बाहर रखा गया तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं होगा। मगर तालिबान वैश्विक आलोचनाओं से बेपरवाह चीन से आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। इन सब के बीच अफगानिस्तान के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए अमेरिका, भारत, यूरोप के लोकतांत्रिक देश पर यह बाखूबी समझ गए हैं कि अफगानिस्तान में प्रतिरोध की कोई मजबूत आवाज दिखाई नहीं देती है और इस देश में ऐसी ताकत नहीं दिखाई देती है कि वह तालिबान से लड़े
और तालिबान से सहयोग बढ़ाकर ही अफगानिस्तान में अपने हित की सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तालिबान की शासन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगाई जा सकती। 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। भारत भी तालिबान के प्रति अपने रुख में नरमी के संकेत दे चुका है। इस वर्ष 26 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने गणतंत्र दिवस समारोह में अफगान के कार्यवाहक दूत बदरुद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया था। रूस, ईरान, तुर्की, भारत सहित कई अन्य देश ने न केवल मानवीय परियोजनाओं पर बल्कि काबुल में अपने राजनयिक मिशनों को फिर से खोलकर भी तालिबान के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और इस समय तालिबान अफगानिस्तान में निरंकुश शासन चला रहा है। वहां सामाजिक राजनीतिक विरोध न होने से देश में गंभीर मानवीय और मानवाधिकार संकट का सामना कर रहा है। व्यापारिक, शैक्षिक और संवैधानिक संस्थानों के बंद होने से न केवल इस देश में अव्यवस्था बढ़ी है बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और आजीविका पर भी संकट गहराया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस देश में मदद तो कर रहा है, लेकिन वह भी तालिबान शासन के संगीनों के साये में हो रही है। तालिबान नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, असहमति पर अंकुश है और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अफगानिस्तान की तालिबान शासन व्यवस्था इस किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया मजबूत होकर तालिबान को स्वीकार कर रही है। जाहिर है कि दुनिया की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में मानवाधिकार कहीं पीछे छूट रहा है, आर्थिक और सामरिक प्रतिबद्धताएं महत्वपूर्ण हो रही हैं। अब आप देखिए, तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा कर चुका है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब आपको संबंध रखने ही होंगे अगर आपको उससे कुछ काम निकलवाना है तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपके संपादकीय पाठ की। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप। धन्यवाद।